Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is lecture number 8 of class 7 from chapter quadrilateral. ये चैप्टर आपका ज्योमेट्री का है. क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप है जिसमें चार स्ट्रेट लाइन है. यू कैन से अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर स्ट्रेट लाइन. You can see the some example of quadrilateral in this figure. Here you can see a square, rectangle, isosceles, trapezogram, rhombus and trapezoid. Why all these figures are called quadrilateral? क्यों हम कह रहे हैं इन सबको क्वाड्रिलेटरल? बिकॉज दे हैव फोर साइड्स. कोई मसला नहीं अगर किसी की साइड बड़ी है किसी की छोटी है, कोई इक्वल है. लाइक स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, इन रेक्टेंगल वी हैव टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स. तो ये आपका कोई मसला नहीं है कि साइड्स जो है इक्वल है और इक्वल नहीं है, लेकिन चार साइड्स अगर है एक शेप के पास तो वो शेप आपकी क्या कहलाएगी? क्वाड्रिलेटरल. A parallelogram is a quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel. पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके पास दो पेयर्स हैं अपोजिट साइड्स के जो पैरेलल हैं एक दूसरे के. मतलब दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है और दूसरी दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो ये आपका क्या हो गया? पैरेललोग्राम. यहाँ पर ये पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल ही बता रहा है आपको, पैरेलल साइड्स वाला जिसके पास चार साइड्स हैं मगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. दो एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो अलग साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. ये आपको बता रहा है दिस इज योर पैरेललोग्राम. हैव रेक्टेंगल. रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि यहाँ पे भी आपको पैरेलल साइड्स मिल रही हैं. दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है, दूसरी दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है. लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें सारे एंगल्स जो है ना वो 90 डिग्री के होंगे. तो वो पैरेललोग्राम आपका क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल. अब है हमारे पास स्क्वायर. ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि आपके पास स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल बोल रहे हैं और इसकी सारी साइड्स इक्वल है. जबकि रेक्टेंगल में हमारे पास दो पेयर्स जो है साइड्स की इक्वल थे, मतलब दो साइड्स अलग इक्वल थी और दूसरी दो साइड्स अलग इक्वल थी. मगर यहाँ स्क्वायर में क्या है? सारी साइड्स जो है वो इक्वल है. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम. मीन्स कि हम क्यों इसको पैरेललोग्राम कहते हैं. यहाँ फिगर में देखिए आपके पास यहाँ फोर एंगल्स हैं, फोर साइड्स है और दो डायगोनल है इस फिगर के अंदर. ठीक है, और यहाँ पर इन एंगल्स के, डायगोनल्स के और साइड्स के नेम भी लिखे हुए हैं. हम क्यों कह रहे हैं पैरेललोग्राम को कि ये पैरेललोग्राम है? इसलिए कि इसमें ये चार प्रॉपर्टीज़ है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. जो अपोजिट एंगल है ना, जो एक दूसरे के सामने नज़र आ रहे हैं एंगल, वो इक्वल है. लाइक एंगल W एंड एंगल Y, एंगल X एंड एंगल Z. देन सेकेंड पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब अपोजिट साइड्स वो भी आपकी क्या है? इक्वल है. लाइक WX इज इक्वल टू ZY एंड WZ इज इक्वल टू XY. ये आप सब फिगर में देख सकते हैं. देन डायगोनल जो है आपको बता रहे हैं कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपके पास WY और XZ जो है ये इस पैरेललोग्राम को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट का मीन यही है ना आपके पास कि दो हिस्सों में डिवाइड करना. तो ये WX और ZY क्या डायगोनल क्या कर रहे हैं? ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इस पैरेललोग्राम को. देन लास्ट प्रॉपर्टी इज सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. आपको पता है ना एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? बराबर बराबर के एंगल. पहले आपने अपोजिट एंगल देखे, ठीक है. अब आपके पास क्या आ रहे हैं? एडजेसेंट एंगल. मीन्स W के साथ X, ये दो, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा. इसी तरह X और Y, ये दोनों एंगल आपको 180 डिग्री का सम देंगे. Z एंड W, ये आपको 180 डिग्री का सम देंगे. और Y एंड Z, ये दो एंगल भी क्या देंगे? आपको 180 डिग्री का सम देंगे, क्योंकि ये एडजस्टेंट एंगल है. जो बराबर बराबर के एंगल है वो आपके एडजस्टेंट एंगल कहलाते हैं और आमने सामने के एंगल अपोजिट एंगल्स होते हैं. अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल.
आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल है ABCD, और यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि अपोजिट साइड्स जो है वो इसकी इक्वल है. लाइक यू हैव हियर AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. सही है. देन डायगोनल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर AO, और आपका है डायगोनल यहाँ पर OC. ठीक है, एक डायगोनल है आपका AO एंड दिस इज इक्वल टू OC, एंड अनदर इज DO इज इक्वल टू OB. ये भी आपके डायगोनल्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल है. दो डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल है, दो डायगोनल एक दूसरे के इक्वल है. देन वी हैव एंगल्स हियर, सम एंगल्स आर फॉर्मिंग. आपको पता है कि चार एंगल भी मिल रहे हैं, और आपको पता है ये रेक्टेंगल में हमारे पास चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के बराबर होंगे. देन वी कम ऑन द प्रॉपर्टीज. लेट्स सी हियर, रेक्टेंगल के पास तीन प्रॉपर्टीज़ है. वो क्या है कि आपको पता है ये बात कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं. अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल और पैरेलल. ठीक है, अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी है, लाइक पैरेललोग्राम, लेकिन इक्वल भी है. और इधर आपके इसके अंदर पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं था. रेक्टेंगल में हुआ है कि साइड्स पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सारे एंगल्स 90 डिग्री दे रहे हैं आपको. देन डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल, ये भी क्या है, डायगोनल्स जो है रेक्टेंगल के वो भी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, ये भी आप फिगर में देख सकते हैं. यहाँ तक आपको इसका पता चल गया कि आपके प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. देन वी कम ऑन स्क्वायर, properties of square. So first you let's see here the figure for the square. You can see in a square we have all four sides are equal. यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जो फिगर है ना वो एक्सपेंड इस तरह से हो गई है कि ये आपको रेक्टेंगल का शेप दे रहा है, लेकिन आपके पास ये स्क्वायर है और ये प्रॉपर्टीज़ आपकी स्क्वायर की ही लिखी हुई है. ठीक है, तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको. थोड़ा सा वो फिगर को लेने में, उसको एक्सपेंड करने में ये चीज़ हो गई है. अच्छा, तो अब आप आ जाइए, देखिए यहाँ पर साइड्स है आपकी, सारी साइड्स बराबर है एक दूसरे के. ठीक है, ऐसा नहीं कि दो साइड एक दूसरे के बराबर है, दूसरी दो साइड नहीं. ये आपका स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD एंड इज इक्वल टू AD. देन डायगोनल्स इसके क्या है, AO इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB. ठीक है, अब आपके जो डायगोनल्स हैं यहाँ पर देखिए क्या है, ये इक्वल है. देन एंगल्स आ जाए यहाँ पर, और ऑल एंगल्स आर गिविंग यू हियर 90 डिग्रीज. सो इसीलिए आपका स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल ही कह रहे हैं, क्योंकि इसके सारे एंगल्स आपको 90 डिग्री दे रहे हैं. देन वी कम ऑन द प्रॉपर्टीज हियर. ऑल द एंगल ऑफ द स्क्वायर्स आर 90 डिग्री. ये पता है आपको, सही है, थोड़ा हमने फिगर से भी ले लिया आइडिया. ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. मीन्स कि जो भी इसकी जो साइड्स है ना स्क्वायर की सारी, वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है. जैसे रेक्टेंगल में आपने ये दो प्रॉपर्टीज़ आपकी वही रेक्टेंगल वाली है. फिर आपका जो डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर ऐसे हो रहे हैं एक दूसरे के कि ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं. ठीक है, और आपको पता है ना कि परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका क्या होता है, आपको टी शेप दे रहा होता है. तो ये आपका क्या है, इन्वर्स टी शेप देता है. ठीक है, परपेंडिकुलर. तो इसके जो डायगोनल्स है ना वो परपेंडिकुलर बनाते हैं. ठीक है, ये आपके पास एक अलग पॉइंट आ गया, रेक्टेंगल से हटकर आपको मिल गया यहाँ पर कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर बना रहे हैं. स्टूडेंट, देन वी कम ऑन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला और यूनिट पता होना चाहिए, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा. जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उस पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो एरिया आपका क्या है, ये आपका 2 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास लेंथ है और ब्रेड्थ है, और ये आपका मेजर्ड होता है. इसकी यूनिट क्या क्या है हमारे पास, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, आपको सिम्बॉलिकली भी आप लिख सकते हैं इनको, जैसे m की पावर स्क्वायर है, मीटर ये आपका स्क्वायर मीटर हो गया, और आपका यहाँ पर जो cm और स्क्वायर पावर है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. अब अगर आपका क्वेश्चन मीटर में दिया जाता है तो आपका एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और अगर आपका क्वेश्चन दिया जाता है सेंटीमीटर में तो एरिया का यूनिट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा.
Then we come on the formula for this. We have a area formula is A is equal to length into breadth. यहाँ पर A आपको एरिया बता रहा है, लेंथ आपको ये L से डिनोट हो रहा है, और ये B जो है ये आपको बता रहा है ब्रेथ. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दिस एरिया फॉर्मूला, ये आपने प्रीवियस क्लास में भी किया होगा. नाउ स्टूडेंट वी कम ऑन एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन. ये यहाँ पर आपको एरिया के क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ आप एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर रूम. आपका एक ऐसा रूम है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, इज़ 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड. मीन्स कि 15 मीटर जो है वो ब्रेथ दी हुई है और 20 मीटर जो है ये लेंथ दी हुई है इसकी. और हमें मालूम करना है एरिया ऑफ द रूम. मीन्स कि वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हियर. सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. देन यू विल पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला. लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 15 मीटर. ठीक है. अब आपने वैल्यूज पुट करने के बाद देखा कि क्या सिंबल दिया हुआ है आपको, मीन्स कि क्या ऑपरेशन करना है आपको. मल्टीप्लाई का करना है, फॉर्मूले में दिया हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर द मल्टीप्लिकेशन यू कैन डू दिस कैलकुलेशन इन द रफ कॉलम. यहीं पर ही आपकी जो ज्योमेट्री की कॉपी है वहीं पर ही आपने ये सारा काम करना है, और वहाँ पर आपने जहाँ क्वेश्चन लिखा है वहीं पर ही रफ कॉलम बनाएंगे साइड पे पेज पर, और वहाँ कैलकुलेशन करेंगे. और इस तरह का काम आप प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हैं. तो आपके जिस पेज पर आप काम करेंगे वहीं पे आपने रफ कॉलम बनाना है और पेंसिल से काम करना है. तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा. A इज़ इक्वल टू 300, और आप इसको स्क्वायर डॉट मीटर भी लिख सकते हैं और m की पावर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये दोनों यूनिट आप एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है. देख लीजिए लेंथ और ब्रेथ दोनों मीटर में है, तो हम इधर ये वाला यूनिट यूज़ कर रहे हैं. नाउ स्टूडेंट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज area of a rectangular field is 465 square meter. Find its length if its breadth is 15 meter. ठीक है. अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया. ठीक है. उसमें क्या हो गया आपके पास कि यहाँ एरिया दे दिया और आपके पास जो है लेंथ दे दिया, और ब्रेथ आपको मालूम करनी है. आपको एरिया का फॉर्मूला याद है ना कि आपके पास वहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं जिसमें से 2 टर्म्स दी हुई होती हैं आपको, और 1 टर्म आपको मालूम करनी होती है. तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म्स हमें दी हुई हैं और 1 टर्म मालूम करनी है. तो थोड़ा सा फॉर्मूला सेटिंग करना होगा. फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर द एरिया, दैट इज़ योर A इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ और AL मल्टीप्लाई B. अब आपने जो फाइंड आउट करना है टर्म उसको सर्कल कर ले, मीन्स वो अपनी प्लेस से नहीं हटेगा, वो वहीं रहेगा. बाकी टर्म्स को आप जो है पोजीशन चेंज करेंगे. ठीक है. अब आप यहाँ देखिए ब्रेथ जो B से डिनोट हो रहा है ये इस लेंथ के पास मल्टीप्लाई हो रहा है. तो मीन्स अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, मीन्स इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर आते हैं, तो क्या होगा कि ये अपनी साइन जो है वो अपोजिट शो करेगा. मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड. तो क्या हो गया, B जो है ये अब आपका कहाँ आ गया, A से डिवाइड हो गया. ठीक है. A भी अपनी जगह पे था, B क्या हुआ, मूव करके A के पास चला गया, और L आपने वहीं उसको अपनी प्लेस पे रखा. तो इस तरह हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन गया L इज़ इक्वल टू A ओवर B. ये जो आपको ऑब्लिक का साइन नज़र आ रहा है ना, तो ये आप क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है. ये यहाँ पर L जो है वो डिवाइड हो रहा है आपके सॉरी A जो है वो डिवाइड हो रहा है B से. L तो हमें यहाँ पर मालूम करना है. अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे कि 465 इज़ गोइंग टू डिवाइड बाय 15. अब आपने रफ कॉलम में 465 को 15 से डिवाइड करके देखना है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पर लेंथ आ गया 31 मीटर. ये रेक्टेंगुलर रूम की लेंथ 31 मीटर आ गई. इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में है, वहाँ पे आपको ब्रेथ मालूम करना है. तो सेम आपका यही फॉर्मूला होगा जो सेटिंग करके आप करेंगे काम. तो वहाँ पर आपका इस L की जगह B आ जाएगा और B की जगह L आ जाएगा. तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सरसाइज 13.2 का. Now student we come on next terminology, that is volume of a cube. ठीक है. अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का
पे काम करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या है। क्यूब क्या है? एक ऐसा सॉलिड है जिसके पास 3 डायमेंशन है, ठीक है। वो आपकी 3 डायमेंशन क्या है ये आप देख सकते हैं इस फिगर में। और यहाँ पर जो है क्यूब के लिए इसके जो है फेसेस है वो 6 है, वो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्यूब है कि एक ऐसा फिगर जिसके पास 6 फेस हो स्क्वायर शेप में, तो वो फिगर आपका क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। और इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमारे पास जो एब्रीविएशन और यू कैन से द लेटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो क्या है आपका? कैपिटल V, and its formula is V is equal to S multiply S और S पर पावर क्यूब। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो आप S पे पावर क्यूब यूज़ कर सकते हैं या S मल्टीप्लाई S। अब ये S क्या है? ये यहाँ पर आपको बता रहा है लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड, ठीक है। ये जो S है ये आपको बता रहा है क्यूब की जो ये एज है, ये एक साइड जो भी है आपकी क्यूब की उसको ये S से डिनोट कर रहे हैं। और क्यूब का यूनिट जो है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब है और मीटर क्यूब है। सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट है। आप वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब के लिए सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यूब का यूनिट नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट इज़, और या फिर आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो भी होगा, आप वॉल्यूम के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो सेंटीमीटर या मीटर क्यूब यूज़ करते हैं। कि वो देखते हैं कि क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब, और अगर आपको क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है तो आप मीटर क्यूब यूज़ करते हैं। जैसे आपका एरिया का मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसी तरह ये वॉल्यूम का यूनिट है। नाउ स्टूडेंट वी कम ऑन एक्सरसाइज 13.3, जिसमें आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब व्हेन द मेजर ऑफ वन साइड इज़ 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मालूम करने का दिया जाएगा तो वहाँ पर एक ही साइड की आपकी मेजरमेंट दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर उसके जो फेसेस है वो सारे स्क्वायर शेप में है, तो सारी साइड्स जो है आपकी इक्वल मेजरमेंट की है, तो एक साइड की भी दे देंगे तो हमें सबकी पता चल जाएगी। सो हियर द फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई S। अब आप वैल्यूज पुट करें, 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया? ये आ गया आपका 166.375 और यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। आपको मल्टीप्लाई करना भी आता है ना स्टूडेंट, तो ये भी काम आप रफ कॉलम में करेंगे और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। Now student, we come on next question. This is also the volume of a cube you have to find out, but the measurement is given in meter, ठीक है। तो सारा काम वही है आपका कि आपने फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई S, फिर वैल्यूज पुट करी, 2.5 को आपने 3 टाइम्स लिख लिया और आपने 2.5 को पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे। जब भी आपके पास इस तरह का हो ना कि आपके पास 3 वैल्यूज़ है, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर जो 2 का आंसर आ जाएगा उससे आपको थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 15.625 मीटर क्यूब, ठीक है। ये किया हुआ था, तो इसका आंसर क्या आया? मीटर क्यूब में। और इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था centimeters, so we have written the unit centimeter cube. You must remember the unit for the area and the unit for the volume, because these type of question can come in the objective. Now student, we come on the review of the today's lecture. जो हमने आज पढ़ा है आपको याद होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमारे पास पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। फिर हमने इन सब की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल है दिस। देन वी हैव studied here the area and its calculation with the help of exercise 13.2, then volume and its calculation, और ये हमें exercise 13.3 में मिलेगा, इसकी भी हमने कैलकुलेशन करी है। तो आपको याद रहेगा जो आज हमने काम किया है। देन स्टूडेंट, वी कम ऑन द होम असाइनमेंट कि हमने जो पढ़ा है तो हम
होम असाइनमेंट करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और हमें ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 जो आपने प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो आपको ब्लैंक्स की फॉर्म में यहाँ 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो पेज नंबर है 172 और 173 यहाँ से करनी होगी। देन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.2 आपके एरिया वाले जो क्वेश्चन है जहाँ आप एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और यूनिट, ये 13.2 में मिलेंगे। और आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 फ्रॉम पेज नंबर 176। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, एक्सरसाइज 13.3 है, वहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 फ्रॉम पेज नंबर 77। तो इस तरह से आपका आज असाइनमेंट होगा और सारा काम बेटा आपने ज्योमेट्री कॉपी में करना है और कोई फिगर वगैरह यहाँ पर आपने नहीं बनानी। ज़्यादा से ज़्यादा आप जहाँ एरिया का काम कर रहे हैं वहाँ पर एक रेक्टेंगल की फिगर बना सकते हैं लेंथ और ब्रेथ मेंशन करके, और अगर वॉल्यूम का काम कर रहे हैं तो वहाँ क्यूब की। ठीक है, बाकी आपका जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारा आपका ऑब्जेक्टिव में है वो आपने प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा, तो आप ऑब्जेक्टिव्स अपने कर सकते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1 से। थैंक यू स्टूडेंट।